चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्राप्ति भुगतान खाता है, तो प्राप्ति भुगतान खाता कैसा होता है? ये होता है हमारा वास्तविक खाता। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। जब साझेदारी होती है तो साझेदारी में संलेखन होता है, एक जो है एग्रीमेंट साइन किया जाता है, उसके हिसाब से जो है लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में आरोहण पर ब्याज है, तो ये क्या होता है? आरोहण पर जो ब्याज होता है इसको हम बोलते हैं आय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ख्याति है। बहुत ही सिंपल सा और नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ख्याति जो है ये आपकी अमूर्त संपत्ति है। क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति मतलब आप विख्यात हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसका कोई परिभाषा, इसका कोई रूप नहीं होता है। परिभाषा जरूर होती है लेकिन रूप नहीं होता है। और ख्याति की बात हम आगे बड़े क्वेश्चनों में करने वाले हैं, जिसमें हम इसके आंसर्स देखेंगे। नेक्स्ट जो 5वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम, सबसे मिनिमम पूछा है कि न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है वो 2 होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इसमें पूछा गया स्कंद में शामिल है। तो स्कंद में जो शामिल होता है, इन्वेंट्री में जो शामिल होता है, वो खुले औजार भी होते हैं, व्यापारिक स्कंद भी होते हैं और स्टोर्स भी होते हैं, सभी कुछ होता है यहाँ पे। ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। इसके बाद आते हैं 7वें प्रश्न पे, जिसमें पूछा गया है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण में शामिल है। अच्छा, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में, यहाँ पे को नहीं होगा, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। तो वित्तीय विवरण जो होते हैं इसके विश्लेषण में जो है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि है, तो ये क्या होती है? पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का मतलब होता है सिंपली कि ये रोकड़ में कमी कर देगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें पूछा गया ICAI ने लेखांकन मानक 3 निर्गमित किया था। कब किया था भैया? तो ये किया था 1981 में। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अंश आवेदन खाता है। तो अब यहाँ पे देखो, आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन आंसर सभी का एक होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन सेम व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वहां पर क्या था? व्यापारिक खाता। देखो आपके ऑप्शंस तो वही थे, लेकिन यहाँ पर जो है वास्तविक खाता था। व्यक्तिगत खाते का हमारा ऑप्शन ये नहीं था। प्राप्ति भुगतान खाता जो है वास्तविक खाता होता है, लेकिन हमारा जो अंश आवेदन खाता जो होता है ये व्यक्तिगत खाता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं? ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज और अपने सदस्यों की सेवा को सुनिश्चित करना होता है, अलाभकारी संस्थाएं कहलाती हैं, या गैर लाभकारी संस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। और इन संस्थाओं में जो है पुस्तकालय, आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, विद्यालय आते हैं, धार्मिक स्थल आते हैं, क्लब वगैरह को शामिल किया जाता है। तो पहला 11वां नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं साझेदारी की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आप 2 विशेषताएं अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मैंने अपनी मर्जी से आपको बता रहा हूं। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक होता है, तभी एक साझेदारी बनेगी। साथ ही साथ परस्पर समझौता होना भी आवश्यक है। यहाँ पर जो है मौखिक या लिखित रूप से समझौता होना आवश्यक होता है, तभी साझेदारी बनती है। स्थायी पूंजी खाता क्या है? स्थायी पूंजी खाता जो है ये अचल रहती है। ठीक है ना, कैसा रहती है? अचल रहती है, यानी कि ये फिक्स रहती है। बहुत ही विपरीत स्थितियों में जो है इसको चेंज किया जाता है। और स्थायी पूंजी खाता सदैव ही जो है जमा शेष यानी क्रेडिट बैलेंस को प्रदर्शित करता है, यह कभी भी ऋणात्मक शेष प्रदर्शित नहीं कर सकता। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ख्याति की परिभाषा आपको बतानी है। ख्याति की परिभाषा क्या होती है? तो यहाँ पे 2-3 परिभाषाएं मैंने आपके लिए लिखी हैं। अब आप देखिए कि आपको कौन सा बेहतरीन परिभाषा जो है लगता है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसे केवल अनुभव यानी महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। यानी कि कोई प्रसिद्ध आदमी है तो भाई उसको, प्रसिद्ध आदमी को, उसकी प्रसिद्धि को आप महसूस कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन उसको देख नहीं सकते हो। मतलब आदमी को देख सकते हो, लेकिन उस प्रसिद्धि, क्या रीजन है प्रसिद्धि का, हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉरिशे के अनुसार क्या है? ख्याति संस्था के प्रत्याशित अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। पहला डेफिनेशन मैंने ये बताया है, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो है, या यहाँ पर
लॉर्ड लिंड के हिसाब से क्या है, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्ध से होने वाला लाभ है। दूसरा डेफिनेशन ये है। तीसरा आप लिखना चाहे तो ख्याति एक चुंबक के समान है जो लोहे रूपी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा व्यापार के लाभ को बढ़ाने में सहायक होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, आपके ऊपर चूज करना है कि आपको कौन सा बेहतरीन लगता है। अगर आप तीनों को नहीं पढ़ना चाहते तो आप बुक से जरूर पढ़ लें। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्याग अनुपात क्या है? त्याग अनुपात नए साझेदार के शामिल होने पर पुराने साझेदार अपने अपने हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं वही त्याग अनुपात कहलाता है। या फिर आप डेफिनेशन फिर से चेंज करना चाहें तो वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार अपने लाभ के भाग का आने वाले साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। तो 2 डेफिनेशन फिर से यहां पर है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा विशेषकर रूप से आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जितना सीखोगे उतना बढ़ोगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंश की परिभाषा क्या होती है? तो अंश का अर्थ और परिभाषा दोनों चीजें हम बताते हैं यहाँ पर। प्रत्येक कंपनी की समस्त पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे हिस्सों अथवा इकाइयों में विभक्त होती है, ठीक है। और ऐसी प्रत्येक इकाई जिसमें कंपनी की पूंजी विभक्त रहती है वही अंश कहलाता है। अगर संक्षेप में हम बात करें तो अंश एक इकाई है जिसमें कंपनी की कुल पूंजी जो है बटी रहती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको बांट देते हैं, उसी को हम बोलते हैं अंश। अंश मतलब टुकड़ा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय विवरण का आशय बताइए। हेनरी फेयोल के शब्दों में हम बात करेंगे। हमने आपको हमेशा चैनल पे गाइड किया है कि जब भी आप कोई परिभाषा लिखें, अगर आपके पास में कोई ना कोई वैज्ञानिक ने, कोई ना कोई अर्थशास्त्री या कोई ना कोई जो आपका अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी आदमी है, अगर उसकी परिभाषाएं आप लिखते हैं, एग्जामिनर की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो नंबर काट दे। और दूसरी बात, आपने जैसे जैसे ये शब्दों का प्रयोग किया कि इसकी परिभाषा मतलब इनके हिसाब से ये, इनके हिसाब से, तो एग्जामिनर के आपके 3 क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग के पढ़ता है ना, तो समझ लो एग्जामिनर इतना प्रभावित होगा कि आपको वो आपने गलत भी कहीं लिखा होगा ना, शायद उसको सही करने का, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है पढ़ने का। 3 मिनट से 2 मिनट के अंदर वो एक कॉपी चेक करनी होती है, उनको होती नहीं है, ऐसा टाइम लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उनको हर कॉपी के पैसे मिलते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब कॉपियां चेक करी जाती है तो उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं प्रति कॉपी। तो आप जितनी ज्यादा कॉपियां चेक करेंगे उतने ज्यादा पैसे बनेंगे। और आज जानते हैं आज की डेट में पैसा, मुद्रा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, पैसे के लिए पढ़ रहे हैं, पैसा सीखना चाहते हैं आप कैसे बनाया जाता है, क्या चीज आप जो है कर सकते हैं उससे मुद्रा बनेगी, वही चीज है आपकी अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष की परिभाषा याद है, उस व्यक्ति विशेष का नाम लिखते हुए उस परिभाषा को दीजिए। एग्जामिनर ऑटोमेटिकली इतना प्रभावित होगा कि आगे के क्वेश्चन समझने से पहले या पढ़ने से पहले वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट ने वाकई में बड़ी मेहनत करी है और बहुत विशेष लिखा होगा इस बच्चे ने, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। हेनरी फेयोल के शब्दों में क्या है? वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें होती हैं, ठीक है। यानी कि वित्तीय विवरण एक विशिष्ट तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करते हैं। इनका निर्माण जो है प्रबंध द्वारा किया जाता है, किस लिए? व्यवसाय की प्रगति की रिपोर्ट को दर्शाने के उद्देश्य से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है? तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो है एक कंपनी की एक अवधि विशेष में विभिन्न क्रियाओं द्वारा रोकड़ का अंतर्वाह और बहिर्वाह, यानी कि आना और जाना, जो पैसा आ रहा है जा रहा है, उसका जो है समतुल्य रकम को दर्शाने का जो काम करता है, यही रोकड़ प्रवाह करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है, पूर्व अधिकार अंश की परिभाषा। पूर्व अधिकार अंश ये जो है कंपनी के विशिष्ट अंश होते हैं और ये अंश पूंजी के वे भाग हैं जिन पर अंशधारियों को कुछ विशेष पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम जो है आपको अंशधारी अगर आप बनते तो आपके अंदर जो है कुछ ना कुछ आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इन पर जो है एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश भुगतान किया जाता है। इन्हें ही हम अधिमान अंश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिमान अंश के नाम से पूछे तो सीधा सीधा पूर्व अधिकार अंश की परिभाषा ना लिखते हुए बोलेगा कि अधिमान अंश की परिभाषा लिखिए, बच्चा कंफ्यूज, भैया ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ये होता है क्वेश्चन।
तो यहाँ पर आपके सामने आंसर पेश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे लघु उत्तर यानी 5 अंक के प्रश्न आ चुके हैं। दो दो अंक को एक एक अंक के हमने डिस्कस कर लिया। फटाफट हम 5 अंकों के प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। अलाभकारी संस्था की जो है विस्तार लिखनी है, विस्तार नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, विशेषता है। तो यहाँ पर ये है गलत क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने जब इंग्लिश का पेपर चेक किया था तो वहां पर जो है क्वेश्चन कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। इस क्वेश्चन में काफी मिस्टेक्स हैं, लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जहां जहां जो मिस्टेक्स हैं हम बताते हुए जा रहे हैं आपको और समझाते हुए भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं पूछी गई हैं। क्या पूछी गई हैं, विशेषताएं पूछी गई हैं। ध्यान रखना, विस्तार लिखनी नहीं है, आपको विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या क्या हो सकती हैं, तो हमने पॉइंट वाइज समझाया है। अलाभकारी संस्थाओं की स्थापना जो है समाज, अब हमने पढ़ा भी था कि समाज के कल्याण हेतु होता है, सेवा हेतु होता है। इसका मकसद जो है लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेल कूद के प्रसार हेतु प्रोत्साहन का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ इनका उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा कमाना है। इनकी स्थापना जो है धर्मार्थ यानी सोसाइटी, ट्रस्ट या क्लब के रूप में की जाती है। इन संगठनों के कोष के प्रमुख स्रोत जो है चंदा हो सकते हैं, दान हो सकते हैं या सरकारी अनुदान यानी कि सहायता हो सकती है। साथ ही साथ इन संगठनों का प्रबंध जो है किसी प्रबंध समिति या कार्य समिति के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन जो है सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और इन संस्थानों द्वारा प्राप्त जो भी प्राप्त होता है वो भुगतान, आय, व्यय जो भी होता है उसको जो है तैयार भी किया जाता है। साथ ही साथ जो है इन संस्थाओं के अधिशेष यानी जो भी लाभ मिलता है उसको भी जो है क्या करते हैं, सदस्यों में वितरित नहीं करते हैं, आपस में बांटते नहीं है, बल्कि जो है संस्था के लिए जो उसको बचा करके रखा जाता है, उसकी कोष जो भी है उसका पास बैलेंस है उसमें जोड़ दिया जाता है, उसमें रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है, सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है कि सीमित दायित्व साझेदारी लिखना है और सामान्य साझेदारी का मतलब साझेदारी ही होता है। तो साझेदारी और सामान्य या कि सीमित दायित्व साझेदारी के बारे में आपको बताना है। तो जो कि अंतर मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको लिखा है, तो इन डिफरेंसेस को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, इसका सूत्र क्या है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है आप सभी को पता है कि क्या होता है, साथ ही साथ इसका सूत्र क्या होता है, जो है आपका नया अनुपात में से पुराने अनुपात को माइनस कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें जब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन लिख करके छोड़ोगे तो 1 नंबर ही या फिर 2 नंबर ही मिलेगा। अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है उसकी डिटेल हम चर्चा कर लेंगे। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना जो है साझेदार की निवृत्ति या फिर मृत होने पर की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात का उद्देश्य जो है साझेदारों द्वारा जो है मृत साझेदार की ख्याति में भाग के लिए क्षतिपूर्ति करने से है। साथ ही साथ लाभ प्राप्ति अनुपात जो है साधारणतः शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को बढ़ा देता है। और इसका लेखांकन व्यवहार जैसा हम टेबल में प्रदर्शित करते हैं तो उसमें किस तरह से लिखते हैं, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम डेबिट कर देते हैं टू रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन गेनिंग रेशियो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे समता और पूर्व अधिकार अंश क्या होते हैं इसके बीच में आपको अंतर बताना है। हर बार बोर्ड में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आपके सामने हर पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। आपको जितना पॉइंट याद करना है, जितना चाहते हैं याद करना उतना याद करें। मैं तो कहूंगा सारे याद करें, क्योंकि एक आधा भूल जाए तो आपको दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो वित्तीय विवरण के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से हमने लिखा है 5 नंबर के हिसाब से कम 5 पॉइंट तो आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 6-7 पॉइंट बताए हैं। तो यहाँ पे पहला उद्देश्य जो है सूचना प्रदान करना, दूसरा है अर्जन शक्ति का ज्ञान, तीसरा जो है रोकड़ प्रवाह की जानकारी, चौथा जो है प्रबंधकीय योग्यताओं का मूल्यांकन, और पांचवा जो है वित्तीय पूर्व अनुमान, और साथ ही साथ छठा जो है समाज को प्रभावित करने वाली क्रियाओं का ज्ञान होना, और साथ ही साथ वित्तीय क्रियाओं का विवरण भी इसमें मिल जाता है। इसके बाद में रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर। देखो, रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट दोनों चीजें अलग अलग हैं, और इसके अंतरों को हम जो है समय के हिसाब से, क्रियाओं के हिसाब से, लेखांकन प्रमाप क्या होता है, इसमें AS3 का यूज किया जाता है, इसका कोई प्रमाप होता ही नहीं है, और अनिवार्यता अंग क्या है वो भी हम बताएंगे, साथ साथ अवधि भी बताएंगे। तो 5 पॉइंट लिखोगे 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। इन सभी 5 पॉइंटों को अच्छे तरीके से याद करना है आपको। नेक्स्ट जो है आपका
विस्तृत उत्तर यानी कि 10 अंकीय जो प्रश्न है, इसमें हम बता दें आपको कि न्यूमेरिकल्स को हमने अभी तक आपका जो सेकंड पार्ट के लिए बचा कर रखा है, क्योंकि इसका जो है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करवाएंगे तो हम बिल्कुल आपको करते हुए बताएंगे, डाटा में फिल करते हुए, जैसे इस टेबल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको हम लिखते हुए बताएंगे, यानी कि पूरा का पूरा डिस्क्राइब करते हुए बताएंगे। तो इन क्वेश्चन को, जो भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको छोड़ करके हम थ्योरी पार्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अथवा पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया गया है, प्राप्ति और भुगतान खाता किसे कहते हैं? प्राप्ति और भुगतान खाता से आय व्यय खाता बनाने की विधि क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप लोगों का कमेंट आता है कि सर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दीजिए, ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट डे वीडियो जो है शामिल हो जाएगा। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अथवा वाले पार्ट को, प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, तो इसमें जो है लेन देनों को जो है विभिन्न मदों का जो है हम दर्शाते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि लेन देन के मदों को दर्शाने वाला जो खाता है वो क्या होता है, वो आपका ये प्राप्ति भुगतान खाता होता है। और ये कैसा खाता होता है? ये वास्तविक खाता होता है, ये रियल अकाउंट होता है। साथ ही साथ हम इसके बारे में और भी जो है बता सकते हैं। इसके जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको आप इन पॉइंटों के हिसाब से लिखेंगे कि इनको कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट जो है उपार्जित आय बता देंगे। साथ ही साथ सारे के सारे पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप लिख करके आसानी से समझा सकते हैं कि जो आपका आय व्यय खाता जो है ये कैसे, प्राप्ति और भुगतान खाता जो है कैसे बनाया जा सकता है, इसकी क्या विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनको सभी को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और पॉइंटों को समझ लेना है। आसान शब्दों में लिखा गया है जैसा कि आपने अभी अभी देखा। और इसमें भी दो चीजें, जो पांचवा पॉइंट है ना, आय व्यय खाते का शेष निकालना, तो इसमें प्राप्ति भुगतान बोलते हैं हम। तो इसमें जो है शेष निकालने के लिए दो अधिक्य और कमी दोनों को दिखलाते हैं हम। इसमें सरप्लस और डिफ्लेक्ट को दोनों को दर्शाते हैं। साथ ही साथ आपका 28वां क्वेश्चन जो है कंपनी के, फिर से यहाँ से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम दूसरे पार्ट में शो करेंगे। यहाँ पे आते हैं अथवा पार्ट में, अंशों का हरण क्यों और किस प्रकार किया जाता है, और हरण किए हुए अंशों के पूर्ण निर्माण संबंधी नियम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें जो है अंशों का हरण क्यों और किस लिए किया जाता है। आप जानते हो जब आप उसको पूंजी को लौटाओगे नहीं तब आपके अंशों को हरण कर लिया जाएगा, यानी कि छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको समझा दिया है। इसके दो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने यहाँ से समझाया हुआ है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कौन सा याद करना चाहते हैं। अंशों का हरण जो है कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार करती है। साथ ही साथ जो है जब्तीकरण जो है क्या पद्धति है, क्या उसका प्रोसेस है। तो 2013 की टेबल टी में 28 से लेकर 34 प्रावधानों में जो है इनको बताया गया, जिसमें स्मरण भेजना, सबसे पहले जो नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद में अदत्त याचना की सूची बनाना, उसके बाद में अंतिम चेतावनी देना और कार्रवाई करना, ये सब शामिल है। उसके बाद में हरण के लिए जो प्रस्तावित जो भी प्रस्ताव है, जो भी आपका रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो नोटिस भेजना चाहते हो उसको पूरा का पूरा पारित करना। साथ ही साथ प्रमाण पत्र की मांग करना, नाम काटना और साथ ही साथ राशि का हस्तांतरण करना और लिखित घोषणा कर देना, ये सारी चीजें इस प्रोसेस में शामिल होती है। 10 अंकीय प्रश्न है, उसके हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। और जो है इसमें पूछा गया है कि आपका जो है कि आप जो है पूर्ण निर्गमित करेंगे तो उसकी क्या परिस्थितियां या फिर कैसे कर सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसमें अंशों को पूर्ण निर्माण संबंधी नियम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार किया जाता है ये हमने समझ लिया। अब पूर्ण निर्माण किस प्रकार किया जाता है इसको बहुत छोटे से टर्म में समझेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको दिया है। टेबुलर फॉर्म नहीं, एक्चुअली सब कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे तुलना पत्र यानी कि जो चिट्ठा प्रभाव है उसको हम बताते हुए जो है जब्त अंशों का पूर्ण प्राप्तियां जो है हम बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसको भूल जाइए। अब देखिए जब्त अंशों का पूर्ण निर्माण की परिस्थितियां जो हम इस तरह से बता सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप इन दो पॉइंटों को लिखेंगे, यही मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और बाकी आप दर्शाना चाहें तो टेबल नीचे वाला भी दर्शा सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप 2 पॉइंट लिखिए, इससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए भी दिया है सॉल्यूशन जो बच्चे कुछ ज़्यादा बेहतरीन लिखना चाहते हैं और जिनको अच्छी तरह से हर चीज़ याद होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 29 नंबर क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है। पार्ट 2 में देखेंगे हम इसको। आते हैं इसके अथवा पार्ट में, इसमें भी न्यूमेरिकल पार्ट है, तो इसको भी हम पार्ट 2 में देखेंगे। और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अतिरिक्त सूचनाएं की बात करें तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट इसके अथवा पार्ट में क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप आपकी बुक में ही दिया गया है। पेज नंबर आई थिंक जो है 150 या ऐसा ही कुछ है।
तो आप जब जरूर देखें उसको, वहां पे आपकी बुक में जब ये चीज पड़ी हुई है, आपके बिल्कुल सामने है, साक्षात आपको दिया गया है कि प्रारूप कैसा होता है, तो उसको जरूर देखें बुक से।